हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन 2 विलियन में गैस की द्रव में विलेयता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ी थी, लेकिन आज हम गैस की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे। गैस की द्रव में विलेयता का मतलब है कि जिसमें विलेय यानी सोल्यूट गैस है और विलायक यानी सॉल्वेंट लिक्विड यानी द्रव है। जब भी किसी द्रव के अंदर किसी गैस को घोलते हैं तो वो गैस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, विशेष ताप पर या निश्चित ताप पर एक निश्चित सीमा तक ही घुलती है, उससे ज़्यादा नहीं घुलती है ना। और ये जो द्रव के अंदर गैस का घुलना है, ये कहलाता है अवशोषण। ये कहलाता है द्रव द्वारा गैस का अवशोषण कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। इस अवशोषण को अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट द्वारा यानी अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस अवशोषण गुणांक को सर्वप्रथम बुनसेन ने परिभाषित किया था। उसकी परिभाषा निम्न प्रकार है: निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है और इसे अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बुनसेन की परिभाषा के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, विलायक के निश्चित आयतन में दे रखा था घुली हुई गैस का आयतन, और उसका एनटीपी पर वैल्यू वापस निकालनी पड़ेगी। अगर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किसी गैस की घुली हुई मात्रा निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो उसको एनटीपी पर हमको बदलना पड़ेगा गैस समीकरण से P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। तो ये परिभाषा थोड़ी सी कठिन है। आधुनिक परिभाषा इसकी थोड़ी सरल करके समझाई गई है बुक्स में। वो इस प्रकार है कि किसी गैस का मिलीलीटर में वह आयतन जो 1 मिलीलीटर जल में घुला हुआ हो, अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसमें हमने विलायक भी फिक्स कर लिया, जल, उसका आयतन भी फिक्स कर लिया हमने 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर जल में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस की जो मात्रा उपस्थित होती है वह उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। ये हमने इस परिभाषा को सरल कर दिया। ठीक। अब किसी भी द्रव में किसी गैस को अगर हम घोलें तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला कारक है गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। हमको सॉल्वेंट एक ही दिया है ना, हमने 3-4 बीकर ले लिए, एक सब में जल ले लिया, विलायक सेम ले लिया, विलेय अलग लिया हमने। विलेय क्या है? गैस अलग अलग ली। किसी में अमोनिया ली, किसी में नाइट्रोजन ली। टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, प्रेशर कांस्टेंट है, हमने नाइट्रोजन ली, अमोनिया ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, HCl गैस के रूप में ली। तो हम देखेंगे कि सबकी विलेयता अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस अलग अलग है। तो गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के नेचर पर भी डिपेंड करती है कि हम कौन सी गैस को उस द्रव में विलेय कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी गैस के नेचर पर किस प्रकार से निर्भर करती है और हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके कुछ तथ्य हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला तथ्य है कि वे गैसें जो विलायकों के साथ अभिक्रिया कर यौगिक बना लेती हैं या विलायकों में आयनित हो जाती है, वे अधिक विलेय होती है ना। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका NH3, SO2 और HCl। NH3, SO2 और HCl। NH3 यानी अमोनिया जो है वो जल को, अगर उसमें हम जल में घोले अमोनिया को, तो वो अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करके NH4OH बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी अभिक्रिया कर लेती है। SO2 को अगर घोलें तो वो H2SO4 बना लेती है। HCl को अगर जल में मिलाएं गैस को, तो वो जल में आयनित हो जाती है H+ और Cl- में, है ना। चारों तरफ से जल के अणु उसको घेर लेते हैं, आयनाइज्ड हो जाती है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में, क्योंकि NH3 और SO2 दोनों रिएक्शन कर रही है, HCl जो है वो आयनित हो रही है, इसीलिए ये जल में अधिक विलेय है तीनों गैसें। ठीक है। जबकि दूसरी गैसें जो हैं N2, O2, H2, ये जल में इनकी तुलना में कम विलेय होंगी, क्योंकि वो न तो अभिक्रिया करती हैं और न ही आयनित होती हैं। ठीक। अच्छा, ये जो गैसें हैं वो जल में अधिक घुलनशील है, बेंजीन में नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में ये अभिक्रिया भी नहीं करती और आयनित भी नहीं होती, इसीलिए ये जो गैसें हैं वो बेंजीन में कम विलेय हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला हमने
वे गैसें जो विलायकों के साथ या तो अभिक्रिया करती है या आयनित हो जाती है, वे अधिक विलेय होती है। दूसरा तथ्य गैस, नेचर ऑफ गैस में ये है कि वे गैसें जिनका आसानी से द्रवीकरण हो जाता है, यानी जिनको आसानी से द्रव में बदला जा सकता है, वे ज़्यादा विलेय होती हैं। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। CO2 और SO2 की जल व अन्य विलायकों में विलेयता स्थायी गैसों की तुलना में अधिक होती है। CO2 और SO2 ये ऐसी गैसें हैं जिनको आसानी से द्रव में बदला जा सकता है, इसलिए ये अधिक विलेय होती हैं। H2 और N2 और O2 ये स्थायी गैसें हैं, इनको आसानी से द्रव में नहीं बदला जा सकता, इनका द्रवीकरण आसानी से नहीं होता, तो ये कम विलेय होती हैं, है ना। तो ये दो चीज़ें हमको कहीं पर भी अंदाज़ा लगाने में काम आ सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करती हैं या आयनित होती है, वे अधिक विलेय होती हैं, और वे गैसें जो जिनका द्रवीकरण आसानी से होता है, वे अधिक, उनकी विलेयता अधिक होती है। ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है, ठीक। अब तीसरी चीज़ है इसके अंदर गैसों का अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक हम पहले पढ़ चुके हैं कि अवशोषण गुणांक अधिक होगा तो विलेयता भी अधिक होगी, सीधी सी बात है। अवशोषण गुणांक ज़्यादा, अवशोषण गुणांक पढ़ा हमने, 1 मिलीलीटर जल में उपस्थित गैस का मिलीलीटर में आयतन, उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो ये अवशोषण गुणांक अधिक होगा, मतलब उसकी मात्रा अधिक घुली हुई है। तो अगर हमें तुलना करूँ 1 मिलीलीटर जल में विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांकों की, तो उसका एक क्रम आप याद रखिए, है ना। तो इससे आपको पता लगेगा कौन सी गैस ज़्यादा विलेय है। हमने पानी का एग्जाम्पल जल के लिए इसके लिए निकाला है, अन्य विलायकों के लिए निकाला है, जल के लिए निकाला है। NH3 सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक, सबसे ज़्यादा विलेय होगी, फिर HCl, फिर SO2, फिर H2S, CO2, देन एसिटिलीन, O2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्रम रहेगा इसका। तो सबसे ज़्यादा विलेय कौन सी होगी? अमोनिया। सबसे कम विलेय कौन होगी? नाइट्रोजन, ठीक। आपने देखा होगा O2, N2, H2 ये सारी क्या है? स्थायी गैसें हैं, ये कम विलेय होगी। और ये क्या है? NH3 क्या है? अभिक्रिया भी करती है और द्रवीकरण भी इनका आसानी से होता है, इसलिए ये अधिक विलेय होती है। दूसरा है विलायक की प्रकृति। किसी भी गैस को जब द्रव में घोलते हैं तो नेचर गैस के अलावा इस पर भी डिपेंड करता है ये कि विलायक कौन सा है, किस में घोल रहे हैं हम। जल में घोल रहे हैं, बेंजीन में घोल रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल रहे हैं। तो सॉल्वेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर अदा करता है ना। वो कैसे अदा करता है? क्योंकि एक इसमें बहुत सामान्य सी चीज़ है कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलेय होती है और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलेय होती है या अधिक विलेय होती है। ध्रुवीय मैंने आपको बता दिया था, जिनका वे गैसें जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। ध्रुवीय का मतलब पोलर, पोलर का मतलब जिनके पास पोल हो, पोल का मतलब प्लस और माइनस हो। जहाँ पर प्लस माइनस कहाँ होगा? जहाँ डाइपोल मोमेंट होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उसका कुछ न कुछ होगा, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अध्रुवीय कौन? जिनमें प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में स्थित होता है। इस कारण से न तो नेगेटिव पैदा होता है न पॉजिटिव पैदा होता है, और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। द्विध्रुव हो सकते हैं लेकिन उनका योग क्या होगा? हमेशा 0 होगा। शेप ऐसी होगी उनकी कि उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। ऐसी गैसें अध्रुवीय विलायकों में ही विलेय होगी। सिंपल, अपन ने पहले भी देखा था, ठोस में भी देखा था, समान समान को घोलता है, लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक्स। तो यहाँ पर यह है कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में विलेय होती है। उदाहरण देख लें, N2, O2, H2, इन सब के अंदर कोई पोल है ही नहीं, प्लस माइनस नहीं, इसलिए सारे नॉन पोलर है। क्या है? अध्रुवीय गैसें। तो ये अध्रुवीय गैसें इसलिए क्या होगा? ये अध्रुवीय विलायक में विलेय ज़्यादा होंगी। अध्रुवीय विलायक कौन सा है? बेंजीन, एथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और जल में ये विलेय कम होगी क्योंकि ये नॉन पोलर है, और जल क्या है? वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है।
ठीक है। CO2 की बात करूँ मैं तो CO2 भी नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 होता है क्योंकि इसकी संरचना रेखीय होती है। तो CO और CO दोनों तरफ जो द्विध्रुव बनते हैं वो एक दूसरे को नष्ट कर देते, दो द्विध्रुव बनते हैं इसमें। तो CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। यह अध्रुवी है इसलिए यह ध्रुवी विलायक में कम विलेय होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल में कम विलेय होगी बजाय किसी बेंजीन में या किसी अध्रुवी विलायक के। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर HCl गैस जो है बेंजीन में कम विलेय होती है, जल में अधिक विलेय होती है क्योंकि HCl गैस जो है वो है ध्रुवी यानी पोलर। तो पोलर में ज़्यादा विलेय होगा। पोलर कौन है? जल। और पोलर नॉन पोलर में जो बेंजीन नॉन पोलर है इसमें कम विलेय होगा। सिंपल लॉजिक। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कौन किस में ज़्यादा विलेय होगा और कौन किस में कम विलेय होगा। तीसरा है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। विलायक चाहे जल हो या कोई हो, उसमें विद्युत अपघट्य या अन्य कार्बनिक पदार्थ अगर उपस्थित हो तो गैस की विलेयता जनरली सामान्यतः कम हो जाती है ना। अगर इसका मैं उदाहरण लूँ तो प्योर जल की तुलना में गैस की विलेयता, किसी भी गैस को हम एक तो प्योर वाटर में घोलें और एक लवण के जलीय विलयन में समुद्री जल में घोलें तो हम देखेंगे कि प्योर जल में ज़्यादा घुलेगी और समुद्री जल में कम घुलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्री जल में प्योर वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अन्य पदार्थ भी घुले हुए हैं। ठीक है। अब इसका कोई रीज़न पूछे तो ये है कि जब भी किसी विलायक में अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं तो विलायक का कुछ भाग घुले हुए पदार्थ से संयोग करने में प्रयुक्त हो जाता है, जिससे गैस के अवशोषण के लिए उपलब्ध जल के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। इसीलिए अवशोषण कम हो पाता है तो गैस की विलेयता भी कम हो जाती है। सिंपल। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, एक प्रॉब्लम है। अगर वो जो अंदर पदार्थ उपस्थित हैं वो विलेय से अभिक्रिया कर लें तो विलेयता बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ नोट लगा रखा है मैंने, जब विलायक में घुले हुए अन्य पदार्थ गैस से अभिक्रिया कर लें तो विलेयता बढ़ जाती है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर भी फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। अपवाद होते हैं केमिस्ट्री में, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चौथी चीज़, वो है ताप का प्रभाव। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप ध्यान रखिए, 99% सामान्यतः गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होगी, सीधी सी बात है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, क्यों? कारण बताइए। इसके दो कारण हैं। कितने कारण हैं? दो कारण मुख्य हैं, अपन दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहला कारण है कि कोई भी गैस जब द्रव में घुलती है तो ऊष्मा मुक्त होती है। यानी जब भी किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो सामान्यतः जनरली 99% वो सॉल्यूशन जो है वो गर्म हो जाएगा, यानी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और हम पहले पढ़ चुके हैं भैया, गैस का द्रव में घुलना भी एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। और साम्यावस्था पर कौन सा नियम लगता है? लाश-आतेल्य का नियम लगता है। लाश-आतेल्य का नियम क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं ठोस की द्रव में विलेयता में, कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो तो विलेयता घट जाएगी, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि साम्य बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रतिस्थापित हो जाएगा या पश्चिम दिशा में चलेगा, इसी कारण से विलेयता कम हो जाती है। ठीक है। तो लाश-आतेल्य के नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी। ठीक है। एक तो ये चीज कि गैस को द्रव में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होने के कारण ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। दूसरा रीज़न ये है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो विलेय गैस के अणु हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो द्रव की सतह से बाहर चले जाते हैं गैस के अणु, इसलिए विलेयता घट जाती है ना। इसीलिए अधिकांश गैसों को उबाल कर विलयन से मुक्त कराया जाता है। कभी आपके घर में आप बहुत दिन बाद आओ, पुराना पानी और कहीं उपलब्ध नहीं है, उसी पानी को पीना, तो अपन क्या करते हैं? उस पानी को गर्म करते हैं। गर्म करते तो उसके अंदर जो गुली हुई गैसें हैं या उसमें से जो बदबू आ रही है वो दूर हो जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर जो गुली हुई गैस है वो
उसके अणु बाहर निकल जाते हैं, है ना, तो और पानी शुद्ध हो जाता है। अब आप कहोगे कि ऐसा हमेशा होता है क्या? नहीं, लाश अतुल्य का नियम भी परिस्थिति पर निर्भर है। ऊष्माक्षेपी था, अगर वो ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती तो क्या होता? तो हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसें हैं अपवाद में जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि इनके घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये गैसें ऐसी है कि इनको अगर अपन किसी द्रव में घोलें तो विलयन ठंडा हो जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और हम जानते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, और ऊष्माशोषी में ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होगी। ठीक, चलो भैया, अब हम देखते हैं अंतिम प्रभाव जो है दाब का प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये आपके इस टॉपिक का। आज जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, क्योंकि इसका नाम है हेनरी का नियम। मैं आगे लिखना भूल गया, आप लिख देना, इसमें दाब का प्रभाव है, उसके आगे लिख देना हेनरी का नियम। ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी इसके न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं। तो क्या है ये? हेनरी ने क्या किया, अलग अलग प्रेशर के ऊपर गैस की विलेयता को चेक किया, और उसने ये पाया कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, आगे परिभाषा साइंटिफिक जो भी होगी वो अपन बाद में देखेंगे, है ना। हमको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए कि होता क्या है। शब्दों में बांधना तो विद्वानों का काम है, समझना हमारे हाथ में। तो गैसों की द्रव में विलेयता का इसने अध्ययन किया और ये पाया कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही है। तो उसने एक नियम दे दिया। वो नियम क्या है, पहले उसकी भाषा में देख लेते हैं। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था में द्रव की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी दाब जितना बढ़ाएंगे विलेयता बढ़ेगी। अगर इसको मैं और सरल भाषा में लिखूं, मैंने मेरी तरफ से सरल भाषा में इसलिए लिखा है ताकि बहुत से बच्चे इस परिभाषा को याद करने में कठिनता अनुभव करते हैं। इसलिए मैंने एक सरल परिभाषा लिखने की कोशिश की है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता m गैस के दाब P के समानुपाती होती है। सिंपल, दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा अगर m हो और दाब हो P, तो m समानुपाती P, है ना, m समानुपाती P। इसका मतलब ये है m और P में अगर मैं ग्राफ खींचूं, ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि मूल बिंदु से गुजरेगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं समानुपाती स्थिरांक को हटाऊं तो क्या आ जाएगा, m बराबर kp या kh मैंने लिखा है जानबूझ करके क्योंकि हेनरी स्थिरांक है, इसलिए m समानुपाती p, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो m बराबर kp। हम इसको कह सकते हैं y बराबर mx। अब प्लस c तो है ही नहीं, तो y अक्ष पर काटा के अंतखंड 0 हो जाएगा, इसलिए हमेशा ग्राफ क्या आएगा, सीधा आएगा। मैथ्स वाले जानते हैं इस चीज़ को। ठीक, तो ये KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है, m है गैस, घुली हुई गैस की मात्रा, और P क्या है, प्रेशर। ये तो कोई एक गैस हुई। तो अगर गैसों का मिश्रण लें तो क्या होगा, अगर हम कहीं गैसों का मिश्रण लें तो वहाँ पर प्रत्येक गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। वहाँ पर कुल दाब नहीं आएगा, वहाँ पर उस गैस का आंशिक दाब आएगा। ये ध्यान रखिए, अगर एक ही गैस है तब तो कुल दाब लिख दो आप, जो दाब है उसी गैस के कारण है। और अगर बहुत सारी गैसों का मिश्रण है तो जो दाब है, कुल दाब, वो केवल उस गैस के कारण तो है नहीं, वो तो सभी गैसों के कारण है, इसलिए वहाँ पर उस गैस का आंशिक दाब ही हम लेंगे। ये हमको ध्यान रखना है। अब ये जो हेनरी स्थिरांक है वो किस पर डिपेंड करता है भाई? हेनरी स्थिरांक जो है KH, ये क्या है, m/P। m क्या है, गैस की विलेयता, गैस की मात्रा जो घुली हुई है, और P क्या है, प्रेशर। तो ये हो गया गैस की। और विलेयता किस पर डिपेंड करती है, हम जानते हैं, गैस की प्रकृति यानी विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप और दाब, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जितने फैक्टर्स पे विलेयता डिपेंड करती है उतने ही फैक्टर्स पे कौन डिपेंड करेगा, KH यानी हेनरी स्थिरांक। और हेनरी स्थिरांक की यूनिट हमेशा प्रेशर में होगी, ये ध्यान रखना आप, है ना।
ये ध्यान रखना, आगे हम और देखेंगे इस चीज़ को। घुली हुई गैस की मात्रा, अब हम प्रैक्टिकली इसको ले रहे हैं कि हमको वास्तव में कोई क्वेश्चन करना है या हमको कोई मात्रा निकालनी है, तो हम उसको कैसे करेंगे? क्योंकि जो भी घुली हुई गैस की मात्रा है वो एक्चुअल में गैस की सांद्रता है, और गैस की सांद्रता को हम यहाँ पर किस में डिनोट करेंगे? मोल भिन्न में। तो अगर हम गैस की सांद्रता को मोल भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो हेनरी का नियम होगा x समानुपाती p। x क्या है? मोल भिन्न, ठीक है, और p के समानुपाती होगी, यानी दाब बढ़ाएंगे तो गैस की मोल भिन्न बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी। लेकिन समानुपाती का चिन्ह जब यहाँ में हटाऊंगा तो वहाँ पर आ जाएगा k डैश, है ना, ये वो KH और ये k डैश अलग अलग है। अब मैंने जब इनमें संबंध निकाला तो ये आया k डैश इक्वल टू 1/KH। इस k डैश की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, तो k डैश की जगह मैंने लिख दिया 1/KH। तो सूत्र क्या बन गया? सूत्र बन गया P बराबर KHX। P क्या है? दाब, KH है हेनरी स्थिरांक, और X क्या है? गैस की मोल भिन्न। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें यही सूत्र उपयोग में आएगा, P बराबर KHX। ये आपके बहुत काम की चीज़ है, ठीक, P बराबर KHX, ठीक है। अब हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा विलेयता उतनी ही कम होगी, यानी विलेयता KH के व्युत्क्रमानुपाती होती है और ताप के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी और हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा। ये ध्यान रखना आप, मैं जो आप बोल रहा हूँ उसको ही आप नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, है ना, कि ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है और हेनरी स्थिरांक बढ़ता है, सिंपल, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि विलेयता और KH में क्या रिलेशन है, तो हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। अगर आपको पूछे ताप और KH में क्या रिलेशन है, ताप बढ़ाने पर KH बढ़ेगा। अगर आपको कोई पूछे ताप और विलेयता में क्या रिलेशन है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता नॉर्मली 99% घटेगी, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। तो ये मेरे को थोड़ा सा आपको बताना था ताप का प्रभाव क्या होता है, ठीक। अब माना किसी ताप T पर m अणुभार वाली गैस का द्रव्यमान है m ग्राम और आयतन है V मिलीलीटर। साम्यावस्था का दाब P पर विलायक के किसी आयतन में घुली हुई है, तो गैस समीकरण से, यानी टेम्परेचर T पर m अणुभार वाली गैस, m ग्राम गैस जिसका आयतन V मिलीलीटर है, P दाब पर विलायक के किसी आयतन में घुली हुई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं PV बराबर nRT। n हो गया मोलों की संख्या को मैं कह सकता हूँ स्मॉल m अपन कैपिटल M, है ना, पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपन मोलर मास, ठीक है। अगर मैं इसको V यहाँ ले आऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ V बराबर m/P RT/m, ठीक। इसी सूत्र को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, P चला गया यहाँ पर, ठीक है, और ये पूरा यहाँ आ गया। अब हेनरी के नियम से हम जानते हैं m बराबर क्या था, KHP। तो m/P क्या हो गया, KH, जो कि कांस्टेंट है, m/P कांस्टेंट, RT/m भी कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट, m क्या है, मोलर मास, ये भी कांस्टेंट, और m/P भी कांस्टेंट, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो गया, स्थिरांक। इसका मतलब V स्थिर रहता है, आप समझे, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये यानी निश्चित ताप पर विलायक के किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता, स्थिरांक होता है। आयतन में फर्क नहीं आता, गैस की मात्रा बदल जाती है, ठीक है ना। निश्चित ताप निश्चित है, दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब कितना भी बढ़ाओ आप। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर आप किसी भी विलायक के निश्चित आयतन में अगर किसी गैस को घोलोगे और दाब बढ़ाते जाओगे तो आयतन नहीं बढ़ेगा, गैस की मात्रा बढ़ेगी, आयतन उतना ही रहेगा, यानी V कांस्टेंट रहता है। बस इससे ये हमको सिद्ध करना था। तो आपको पूछा जा सकता है हेनरी के नियम से सिद्ध कीजिए
कि निश्चित ताप पर विलायक के किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता। ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। सिद्ध कीजिए डेरिवेशन। तो ये एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, आप इसका विशेष ध्यान रखिए। ठीक। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। हेनरी का नियम तभी लागू होता है जब दाब बहुत ज़्यादा ना हो, दाब बहुत अधिक ना हो। अधिक होगा तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। ताप बहुत कम ना हो, बहुत कम टेम्परेचर पर भी ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि कम टेम्परेचर पर दाब बढ़ाओगे, है ना, तो हो सकता है कम टेम्परेचर कम होता है, गैस वैसे ही ज़्यादा घुलती है, तो दाब बढ़ाने पर हो सकता है कि वो ना घुले, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आए। विलियन तनु हो, यानी हेनरी के नियम के लिए जरूरी है कि विलियन तनु हो, पहले से गैस नहीं घुली हुई हो ज़्यादा। गैस कम घुली हुई होगी पहले से तो और घुल पाएगी ना। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए विलियन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन के अंदर विलायक की मात्रा, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और सॉल्यूट यानी गैस की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। और लास्ट, गैस विलायक से अभिक्रिया न करे, वह संगुणित या आयनित ना हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हेनरी का नियम तभी लागू होगा जब गैस विलायक से अभिक्रिया न करे। बेंजीन में NH3 या HCl गैस की विलेयता के लिए हेनरी का नियम मान्य है, परंतु जल में NH3 या HCl गैस की विलेयता के लिए हेनरी का नियम मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि NH3 गैस जल के साथ संयोग कर NH4OH बनाती है और HCl गैस आयनित हो जाती है। और जब भी कोई गैस अभिक्रिया कर लेती है या आयनित हो जाती है तो उस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि बेंजीन में NH3 HCl गैस की विलेयता हेतु हेनरी का नियम मान्य है, लेकिन जल में NH3 या HCl गैस की विलेयता के लिए हेनरी का नियम मान्य नहीं है। अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग आपके इस साल कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में पिछले सालों तक पूछे जाते थे, अभी इस बार हटा दिए हैं। आप भाग्यशाली हैं, केवल नॉलेज के लिए इसको पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोडा वाटर एवं अन्य ठंडे पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर ठंडा किया जाता है ना। तो देखिए इसमें सोडा वाटर, हेनरी का नियम क्या है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, यही है ना, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स है या सोडा वाटर है, सोडा वाटर क्या है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जब हम विलय करते हैं तो अधिक दाब पर ठंडा किया जाता है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने क्या पढ़ा, विलेयता घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घटती है, इसलिए जितना लो टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा घुलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम घुलेगी। इसलिए हम जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो गैस बाहर निकलती है, क्योंकि वो अधिक दाब पर अंदर घुली हुई होती है। जैसे ही बाहर का प्रेशर कम होता है, हम ढक्कन खोलते ही प्रेशर कम हो जाता है, तो वो घुली हुई गैस क्या हो जाती है, बाहर निकलती है और हमको झाग दिखाई देते हैं। दूसरा इसका अनुप्रयोग है, पानी में बदबू आने पर, ये पहला हो गया है। दूसरा, पानी को उबालकर ठंडा किया जाता है, क्योंकि उबालने से क्या होता है, गैसें बाहर निकल जाती हैं, खराब गैसें बाहर निकल जाती है और हम उसका यूज़ ले सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रेशर कम हो गया, ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया और गैसें बाहर निकल गई। तीसरा है, फेफड़े में ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है, इसलिए ऑक्सीजन रक्त में घुलकर हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। हमारे जो फेफड़े होते हैं वहाँ पर फेफड़ों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है। ठीक है। और ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में ना घुल करके रक्त से बाहर निकल जाती है और जैविक क्रियाओं में उपयोग में आती है। और फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है, तो वो हमारे रक्त में घुल जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। तो दाब बढ़ा तो विलेयता बढ़ी फेफड़ों में, और ऊतकों में दाब कम हुआ तो विलेयता भी कम हो गई। बस ये हेनरी का नियम है। अगला है, गहरे समुद्र में गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। गोताखोर किसको कहते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं,
स्पेशल ड्रेस पहन के पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा करके अंदर कूदते गहराई तक जाते हैं। जैसे जैसे वो समुद्र में गहरे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो श्वास के साथ ली गई गैसों की विलेयता भी रुधिर में बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो समुद्र में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो वो और सिलेंडर के साथ में जो गैसें ले रहे हैं वो ज़्यादा घुलेंगी, है ना। अब वो जैसे वापस ऊपर आएंगे, सतह से ऊपर आएंगे, समुद्र में ऊपर समुद्र के अंदर चले गए थे, जैसे वापस बाहर आने जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो अंदर घुली हुई गैसें क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। बाहर निकलते समय क्या होता है कि रुधिर में, हमारे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं और ये जो बुलबुले हैं वो कोशिका के अंदर अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस बुलबुले बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हम बैंड्स। इस बीमारी का नाम है, इस चिकित्सकीय अवस्था, इस स्टेट का नाम है बैंड्स, पोजीशन का नाम है बैंड्स। और जब ये बैंड बनते हैं तो बहुत अधिक पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, दर्दनाक होता है। और इसमें अत्यधिक दर्द होने पर या सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर जान भी जा सकती है, बहुत खतरनाक है। इसलिए सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है सॉल्यूशन ये है इसका कि श्वास लेने हेतु जो उपयोग में ली जाने वाले टैंक हैं उनमें हीलियम मिलाकर तनुकी की ऑक्सीजन मिलाते हैं। आया समझ में? ताकि हीलियम हल्की होती है, आंशिक दाब कम हो जाता है, प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाता है, प्रेशर कम होगा तो विलेयता भी कम हो जाएगी। ये इसका प्रोसेस है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर बैंड्स क्या होते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पांचवा इसका अनुप्रयोग है एप्लीकेशन है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने से वहाँ के लोगों एवं आरोहकों के रुधिर में ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। जो ऊंचाई वाले स्थान हैं, हिमालय की चोटी पर या बड़े बड़े शिखरों पर, पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर क्या प्रेशर कम होता है। समुद्र तल से ऊंचाई जैसे बढ़ती है प्रेशर कम होता जाता है। तो प्रेशर कम होता है। या फिर आरोहकों यानी जो चढ़ाई करते हैं, है ना, जो पर्वतारोही होते हैं, है कि नहीं, पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले होते हैं, जो अपने आनंद के लिए पर्वतारोहण करते हैं, ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं। कई जने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं, कई जने कई प्रकार की पर्वतमालाएं वहाँ पर चढ़ते हैं। तो जैसे जैसे वो जमीन की समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल का दाब कम होता जाता है। प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन कम घुलती है हमारे शरीर के अंदर। ऑक्सीजन जो रुधिर के अंदर घुलने वाली है उसकी मात्रा कम होती जाती है। कम ऑक्सीजन अगर जब कम होगी तो हमारे सेल्स का क्या है, सेल्स की खुराक क्या है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। अगर उसको कितने भी न्यूट्रिएंट्स मिले लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो क्या हो जाएंगे, हमारी सेल्स कमज़ोर हो जाएंगी। तो हमको कमज़ोरी महसूस होगी और हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। हम धीरे धीरे सोचना शुरू, हमारी प्रोसेस शरीर की जो है वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, है ना। तो ये जो लक्षण हैं, कौन से लक्षण, कि अधिक ऊंचाई पर जाने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाना, कमजोरी आ जाना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर को, क्योंकि प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन कम मिलती है शरीर को। इस प्रक्रिया को या इस अवस्था को कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया कहते हैं, ये जो लक्षण है उनको कहते हैं एनॉक्सिया। छठा इसका उपयोग है जलीय स्पीशीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। अगर आपको कोई सर्दी के मौसम में पूछे कि आपको कि जलीय जीवों के लिए गर्म जल ज़्यादा अच्छा है या ठंडा जल, तो आप बिल्कुल तुरंत आंसर देंगे गर्म जल। लेकिन ये गलत है। जलीय जीवों के लिए ठंडा जल ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता घटती है। तो अगर तापमान ज़्यादा होगा, गर्म जल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, मात्रा कम होगी, और ठंडे जल में ऑक्सीजन उनको ज़्यादा मिलेगी। और ऑक्सीजन सभी प्रकार के जीव जंतु के लिए, चाहे वो जलीय हो चाहे स्थलीय हो, सभी के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है ना। इसीलिए गर्म जल की अपेक्षा
ठंडा जल जलीय स्पीशीज के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक, तो ये तो होगी आज की थ्योरी। इससे संबंधित आंकिक प्रश्न है, ये आंकिक प्रश्न हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। आप हेनरी के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न जरूर अटेंड कीजिए, लेकिन आज के दिन की जो थ्योरी है वो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिए हैं तो मुझे इसका आभास है कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए। कुछ भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो बेहिचक निसंकोच आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ पूछिए, है ना। आप लोग पूछेंगे तो हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। इसीलिए आज के दिन में मैं थ्योरी कंप्लीट करता हूँ। इससे संबंधित हेनरी के नियम से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए। अगर आप इस टॉपिक को समझेंगे तो आप हेनरी के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।